Hello students, in last lecture we have discussed about Avogadro's law and its application. Now in this lecture we are going to discuss some basic term about masses. जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, नीट एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास. अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे सभी टर्म की. तो जो फर्स्ट है हमारा एटॉमिक मास. एटॉमिक मास है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी एलिमेंट है वो जो कार्बन है उसका वन एटम है उससे कितने टाइम्स हैवियर है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास. जैसे हम ये लिखते हैं एटॉमिक मास को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the number of times that element heavier than an atom of C12. अब हमने यहाँ पे लिखा है कि C12, इसका मीनिंग क्या है वो हमें देखना है. तो जैसे मैं ये कह रही हूँ कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो आप कैसे निकालोगे, इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एलिमेंट हैवियर देन एन एटम ऑफ C12, कि जो C12 का एक एटम है उससे कितने टाइम्स हैवियर है वो एलिमेंट, वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा. जैसे आप ये देखो मैंने यहाँ पे C12 क्यों लिखा, क्योंकि C12 का मीन्स क्या है कि कार्बन है वो 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C12, C13 एंड C14. तो जो कार्बन है जो C12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस C12 जो हमारी आइसोटोपिक फॉर्म है उसमें जो उसका जो एक एटम है उसके मास से कितना टाइम्स किसी भी एलिमेंट का मास हैवियर होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास. अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम AMU से भी डिनोट करते हैं. तो जो AMU होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, AMU को ये होती है 1/12 इंटू मास ऑफ एन C12 एटम. मास ऑफ एन C12 एटम. 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ एन C12 एटम. अब हम ये देखेंगे कि जो मास ऑफ एन C12 एटम है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम ये देखेंगे कि जो कार्बन का मास 12 है वो 1 एटम ऑफ कार्बन एटम का मास नहीं है, जबकि किसका है, 1 मोल ऑफ एन कार्बन एटम का मास है. और अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का यदि 1 मोल है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल. और एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23. तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन का मास 12 है वो 1 एटम का मास नहीं है, वो कितने एटम्स का मास है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास. तो एक एटम का मास निकालना है तो जो टोटल मास है डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो एक एटम का मास आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 1 AMU किसके इक्वल हो गया, 1/12 इंटू मास ऑफ एन C12 एटम. और C12 का मास क्या होगा, एक एटम का 12 डिवाइड बाई क्या हो गया, एवोगैड्रोस नंबर. तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 0.166 इंटू 10 की पावर -23. इसको हम 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में आ गया. तो जो 1 AMU है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल. क्लियर.
यदि हमें एटॉमिक मास यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ एन C12 एटम। और मास ऑफ एन C12 एटम कैसे निकालेंगे कि जो कार्बन का मास 12 है वो 1 एटम का मास नहीं है, जबकि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास है। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना है, 12। तो 1 एटम का क्या होगा, 12 अपॉन एवोगैड्रोस। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यदि हमसे एटॉमिक मास के बारे में कहें तो जैसे हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन है उसका मास 16 होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास भी 1 है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका मास 16 है और हाइड्रोजन का मास 1 है। तो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम हैवियर है किससे, हाइड्रोजन एटम से। तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 16 ग्राम। अब ऐसे ही हमने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा कि एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि हमसे किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का, उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाई जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके एक एटम का मास। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके एक एटम का मास है उससे डिवाइड कर देंगे जो हमारा एलिमेंट है उसके मास को, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यदि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। यदि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो हम कैसे निकालेंगे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ऑफ एन एलिमेंट वो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय क्या हो गया हमारा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन का जो हमारा 1 एटम है उसके मास से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा उस एलिमेंट का। और जो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। जो ये 1 मास है हाइड्रोजन का, ये 1 हाइड्रोजन एटम का मास नहीं है बल्कि क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास है। तो हम क्या देखेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मीन्स क्या है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैव मास कितना आ गया, जो ऊपर ही मास लिखा हुआ है ऑफ हाइड्रोजन हैव मास हमारा कितना आ गया, 1 ग्राम। जो 1 ग्राम मास है ये एक हाइड्रोजन एटम का नहीं है जबकि किसका है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास है। हमें एक एटम का मास निकालना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी नियरली इक्वल इसी के आएगी, कितनी आएगी, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये हम देखते हैं एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल। तो हम देखते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल। तो ऑक्सीजन का जो हमारा 1 एटम है उसका मास क्या है हमारा, हम ये कहेंगे 16 AMU के इक्वल। जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो किसके इक्वल है, 16 AMU के इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा कोई भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के एक एटम से कितना हैवी है वो उसका क्या हो गया, एटॉमिक मास। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो कितनी आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और कितने % एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है।
यदि हम ये देखेंगे कोई भी एलिमेंट है वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसका एटॉमिक मास नहीं लेंगे, जबकि क्या लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे हम इस एवरेज एटॉमिक मास है इसमें देखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास में कि जैसे हम एक एग्जांपल क्लोरीन का लेते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा क्लोरीन है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, टू आइसोटोपिक फॉर्म, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो आइसोटोपिक फॉर्म में। और जो परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस है क्लोरीन की, वो जो क्लोरीन 35 में एग्जिस्ट कर रहा है वो 75% क्लोरीन है, वो Cl35 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और 25% जो क्लोरीन है वो Cl37 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो ऐसे केस में यदि हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, हम ये देखेंगे कि 35% मतलब वन आइसोटोप का मास आ गया 35, मल्टीप्लाइड में कितने परसेंट उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 75%, तो ये क्या आ गया 75/100, प्लस में 25% किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl37 की में, तो 37 की फॉर्म में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 25%, तो 25/100 आ गया। तो यहां से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 35 इंटू क्या हो गया हमारा 0.75 प्लस क्या हो गया 37 इंटू 0.25, इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारा आएगा 35.5। तो 35.5 जो U है ये एवरेज एटॉमिक मास है हमारा किसका, क्लोरीन का। हम ये नहीं कह सकते कि क्लोरीन है उसका जो मास है वो 35U है, ये भी नहीं कह सकते कि 37U है, क्योंकि क्लोरीन है वो टू आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 35 और 37। ये हमें पता है कि क्लोरीन 35 की फॉर्म में 75% एग्जिस्ट करता है और 25% वो 37 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। कैसे निकालेंगे कि वन आइसोटोपिक फॉर्म है उसका मास कितना है, मल्टीप्लाइड में उसकी परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस। दूसरा क्या है कि 37% वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 25% वो 37 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 37 इंटू 25/100, इसको हम सोल्व करेंगे 35.5U आ गया। यदि हमसे ऐसे गिवन है कि क्लोरीन 35 और 37 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और इनकी जो अबंडेंस है वो 3:1 है, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 35 मल्टीप्लाइड में क्या आ गया 3 पार्ट इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पार्ट किसमें एग्जिस्ट कर रहा है 37 की फॉर्म में, डिवाइड बाय क्या आ गया 3 + 1, तो ये भी हमारा क्या आएगा 35.5U के इक्वल आएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी ग्राम एटॉमिक मास, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है, यदि कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। मैं ये कहती हूं कि एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैं ये कह रही हूं कि 16U है। U या AMU, AMU का मीन्स क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में U लिख देते हैं। U का मीन्स क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो हम ये देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, चाहे हम 16 AMU लिखे, एटॉमिक मास यूनिट या 16U, U का मीन्स यूनिफाइड मास। तो हम ये देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16U। अब हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इक्वल टू क्या हो गया
यदि हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम है ऑक्सीजन का, वो ग्राम एटॉमिक मास है, और 16 U है वो एटॉमिक मास है। अब ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास, यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है सभी के मास का जो सम होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम H2SO4 है उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी H2SO4 में एटम है सभी के मास का सम कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 प्लस सल्फर कितने हैं? 1। सल्फर का मास कितना होता है? 32, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और मास क्या है? 32। तो सल्फर हमारा 1 है, 1 into 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अब हम इसका सम करेंगे तो 2 प्लस 32, 34 प्लस 64, ये कितना आ गया? 98 U आ गया। U का मीन्स क्या है? हमारा यूनिफाइड मास। ये 1U इक्वल टू 1 AMU। तो यहां से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या है? 98U। यदि हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2SO4 का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो हम क्या करेंगे? जो H2SO4 का मास है 98, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया H2SO4 का। सिमिलरली किसी दूसरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है, जैसे हमें C6H12O6 का मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में? 6। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। 6 का क्या होगा? 72। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 12 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6। एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16। इसका हम सम करेंगे 180 आएगा हमारा। तो 180 U क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यदि हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है ग्लूकोज का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस जो 180U है इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा। यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका है? ग्लूकोज का 180 ग्राम, और यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या आ गया? 98 ग्राम। यदि हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ते हैं। जो फॉर्मूला मास है वो आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम मॉलिक्यूलर मास की जगह पे फॉर्मूला मास लेते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स है उनका फॉर्मूला होता है, और आयनिक कंपाउंड्स में आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मैं कहूं कि फॉर्मूला मास आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मास, हम NaCl की बात कर रहे हैं। NaCl में क्या है? पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। तो आयनिक कंपाउंड्स है उसमें हम मॉलिक्यूल नहीं लेते, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखते, क्योंकि NaCl है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आयंस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इन आयंस है, इनका जो हमारा मास है उसका सम क्या होगा? फॉर्मूला मास। तो हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन। इसका जो एटॉमिक मास है सोडियम का प्लस में एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो हम क्या देखेंगे? सोडियम का मास कितना है? 23.3,
और हमारा क्लोरीन का मास क्या है 35.5, तो ये क्या आ गया 58.8 U। ये क्या है यहाँ पे फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। यदि हमें ग्राम फॉर्मूला मास निकालना है, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। ये 58.8 ग्राम आ गया, तो 58.8 ग्राम हमारा क्या है, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। ऐसे यदि हमें KCl का फॉर्मूला मास निकालना है, तो पोटासियम का मास क्या हो गया 39 प्लस क्या हो गया क्लोरीन का मास 35.5, इसका हम सम कर देंगे तो वो हमारा क्या आएगा फॉर्मूला मास। यदि हमें ग्राम फॉर्मूला मास निकालना है, तो जो भी इसका सम आएगा उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, वो क्या होगा ग्राम फॉर्मूला मास। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।